Assalamu alaikum. This video will explain about vitamin D. Vitamin D is a group of sterol. And what is mean by sterol? Sterol mean stero mean होता है solid and all mean alcohol. Solid alcohol is called sterol. जो विटामिन डी होता है ये कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके बाद देखेंगे विटामिन डी कैसे ड्राइव होता है। तो यहाँ पे देखें ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टीरोल लिखा हुआ है। स्टीरोल मीन सॉलिड अल्कोहल एंड कोली मीन होता है बाइल। तो जो कोलेस्ट्रॉल था फर्स्ट ये बाइल से डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम बन गया कोलेस्ट्रॉल, मतलब बाइल से सेपरेट होने वाला सॉलिड अल्कोहल। तो इसमें देखें OH ग्रुप एक प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अब कोलेस्ट्रॉल के अंदर 4 रिंग्स आपको नज़र आएंगी रिप्रेजेंटेड बाय A, B, C एंड D। अगर आप डी की तरफ देखें तो जो डी वाली रिंग है इसके अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन रिंग है। तो इसको नाम देंगे आप साइक्लोपेंटेनो, मतलब पेंटेन है लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म है ना, रिंग में साइक्लोपेंटेन हो गया। अब जो A, B, C हैं इन तीनों रिंग्स को हम नाम देते हैं पर हाइड्रोफिनेंथ्यूरिन। फिनेंथ्यूरिन आपको पता है 3 रिंग होते हैं इसमें, पर हाइड्रोफिनेंथ्यूरिन। तो ये बन गया साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्यूरिन। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके साथ अगर OH ग्रुप मौजूद है, ये 4 रिंग्स हैं, OH ग्रुप मौजूद है तो उसको नाम देंगे कोलेस्ट्रॉल का, और इसके साथ देखेंगे साइड चेन मौजूद है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल एक विटामिन डी की फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म होती है ये, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं D3 से। अब इसमें ये कैसे ड्राइव होता है कोलेस्ट्रॉल से, क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पे फोकस करें। जो बी है, बी रिंग क्लोज है यहाँ पे, अगर रिंग को हम ओपन कर दें किसी मेथड के थ्रू तो ये कन्वर्ट होता है इनटू कोलीकैल्सिफेरॉल। और कोलीकैल्सिफेरॉल जो होता है ये एनिमल से आता है, ऐसा विटामिन डी है जो एनिमल से ड्राइव होता है। उसके बाद आता है अर्गोकैल्सिफेरॉल। अर्गोकैल्सिफेरॉल जो होता है ये एनिमल से ड्राइव होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बी रिंग तो ओपन होगी इसमें भी, इसमें भी। इसमें जो साइड चेन है और इसमें जो साइड चेन है इन दोनों में डिफरेंस होता है, जो मैंने हाईलाइट किया ब्लैक कलर से। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो मतलब अर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलीकैल्सिफेरॉल में डिफरेंस सिर्फ डबल बॉन्ड और मिथाइल का है, जो कि अर्गोकैल्सिफेरॉल में प्रेजेंट होता है, कोलीकैल्सिफेरॉल में प्रेजेंट नहीं होता। ये एनिमल से ड्राइव होता है और ये प्लांट से ड्राइव होता है, दोनों इनएक्टिव फॉर्म है। इसको हम D2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको D3 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोलीकैल्सिफेरॉल हो चाहे अर्गोकैल्सिफेरॉल हो वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो एक्टिव फॉर्म जो इसकी होती है वो क्या कहलाती है, देखिए 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है जो कि फंक्शनल होती है, ये यूज़ होती है, ये काम करती है। इसमें देखें कोलीकैल्सिफेरॉल है, कोलीकैल्सिफेरॉल वही जो प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, उसको हम D3 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोलीकैल्सिफेरॉल है, उसके अंदर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड किए गए हैं, डाई हाइड्रोक्सल, मतलब कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर अगर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड कर दें, एक कार्बन नंबर 1 पे और एक 25 पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, 125 डाई हाइड्रोक्सल कोलीकैल्सिफेरॉल। तो ये एक्टिव फॉर्म होती है जिसको हम दूसरा नाम देते हैं कैल्सिट्रायोल। ठीक है, कैल्सी मतलब कोलीकैल्सिफेरॉल हो गया, ट्राई मतलब 3 होता है, ऑल मतलब OH ग्रुप अल्कोहल को कहते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, कोलीकैल्सिफेरॉल का स्ट्रक्चर दिखाया, तो उसके अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये देखिए एक OH ग्रुप पहले प्रेजेंट होता है, 2 आपने ऐड कर दिए कार्बन नंबर 1 पे और एक कार्बन नंबर 25 पे, तो ये 3 ट्राइओल बन जाएंगे। ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। प्लांट से देखें तो अर्गोकैल्सिफेरॉल D2 होती है, एनिमल से देखें कोलीकैल्सिफेरॉल D3 होती है, मैंने को बता दिया। अब विटामिन जो डी है ये अगर एनिमल्स और प्लांट से डाइट में नहीं भी आ रहा तो ये स्किन में जनरेट हो जाता है, हमारी बॉडी इसको खुद जनरेट कर लेती है। तो एंडोजीनियस इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो हम देखते हैं। जो स्किन होती है डर्मिक्स और एपिडर्मिक्स दोनों, उनके अंदर एक प्रिकर्सर पड़ा होता है जिसका नाम है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपको स्ट्रक्चर दिखाया उसका, उसकी जो पोजीशन नंबर 7 है वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम बनेगा 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। जैसे इस पर रेडिएशंस पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ेंगी तो ये कन्वर्ट होता है कोलीकैल्सिफेरॉल में, और कोलीकैल्सिफेरॉल को D3 से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब अगर हम इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने पड़ेंगे, एक 25 पे और एक कार्बन नंबर 1 पे। अब पहले 25 पे ऐड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसके बाद पोजीशन नंबर 1 पे होता है। तो जो कोलिकैल्सिफेरॉल है ये सबसे पहले लीवर में मूव कर जाएगा। जो लीवर है ये 25 पे ऐड कर देता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि उसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज। ऐसा एंजाइम जो 25 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेगा। कोलिकैल्सिफेरॉल में जब ऐड करेंगे तो उसका नाम बन जाएगा 25 हाइड्रोक्सिल कोलिकैल्सिफेरॉल, या इसको नाम दे देंगे कैल्सीडायोल, क्योंकि एक OH ग्रुप पहले प्रेजेंट है, एक इसने ऐड कर दिया तो कैल्सीडायोल बन गया। तो अभी भी ये एक्टिव फॉर्म नहीं है। उसके बाद ये किडनी में मूव कर जाएगा। तो सेकेंड हाइड्रोक्सिलेशन जो कार्बन नंबर 1 पे होनी है वो किडनी में होती है, क्योंकि इसके जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के जो सेल होते हैं उनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 1 हाइड्रोक्सिलेज। ये कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 125 डाई हाइड्रोक्सिल कोलिकैल्सिफेरॉल, या उसको नाम दे देंगे कैल्सीट्रायोल। अब ये एक्टिव फॉर्म है जो कि फंक्शनल है। अब इसका काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो कैल्शियम का सीरम में लेवल है ये वाला नॉर्मल है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल। तो जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो या फिर फॉस्फेट का लेवल कम होता है, बिलो द नॉर्मल जाता है, तो जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है इस कैल्शियम को नॉर्मल की तरफ लेके आती है, मतलब ब्लड में कैल्शियम को ज़्यादा करवाती है। तो ये इसकी फंक्शन फॉर्म ये काम करवाती है। अगर इसकी फंक्शन फॉर्म बनती रहे तो ये तो कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता रहेगा, नॉर्मल से भी ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए इसके जो एक्टिव फॉर्म है इसको कंट्रोल किया जाता है। मतलब जैसे आप सनलाइट में जाएंगे ये सारा कुछ कोलिकैल्सिफेरॉल बनना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो एक्टिव फॉर्म बनना शुरू हो जाएगी, तो कैल्शियम लेवल के ज़्यादा होता रहेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि जो एक्टिव फॉर्म की फॉर्मेशन है वो रेगुलेट की जाती है। स्किन में तो ये बनता रहेगा कोलिकैल्सिफेरॉल, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन जो होती है ये कंट्रोल्ड होती है ताकि एक्टिव फॉर्म उतनी ही बने जितनी उसकी ज़रूरत है। अब जो 25 हाइड्रोक्सिलेस होता है इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं किया जाता, ये बनता रहेगा। जैसे कोलिकैल्सिफेरॉल बनेगा लाइट की वजह से इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, कैल्सीडायोल बन जाएगा। लेकिन कैल्सीट्रायोल बनने के लिए इसको किडनी के पास जाना पड़ता है और वहाँ पे एंजाइम जो है 1 हाइड्रोक्सिलेस इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है, टाइटली रेगुलेट किया जाता है। और ये डिपेंड करता है फॉस्फेट के लेवल पे और कैल्शियम के लेवल पे। अब देखें जैसे ही ब्लड में फॉस्फेट लेवल कम होगा तो ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट रखती है हाइड्रोलेक्स पे। तो हाइड्रो जितना कम होगा उतना हाइड्रोक्सिलेज काम करेगा और उतना हमारे पास कैल्सीट्रायोल बन जाएगा। अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो ये डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट नहीं करता, बल्कि पहले ये पैराथायरॉयड हार्मोन के पास जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन करवाएगा और पैराथायरॉयड हार्मोन आके 1 हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा। तो इस तरह एक्टिव फॉर्म ज़्यादा बनेगी और कैल्शियम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब कैल्शियम नॉर्मल तक चला गया लेवल पे तो जो कैल्सीट्रायोल होता है ये इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है 1 हाइड्रोक्सिलेज पे। जितना ज़्यादा ये बनेगा ये इसको इनहिबिट करना शुरू कर देगा, इसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा कि एक्टिव फॉर्म अब काफ़ी बन चुकी है, अब आप अपना काम स्टॉप कर दें। तो ये इस पर फीडबैक इनहिबिटरी जो इनहिबिटरी फीडबैक होता है वो इस पर रखता है, इफेक्ट रखता है। कैल्सीट्रायोल का फंक्शन देखें तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को स्टेबल रखता है सीरम में, ये हमने देखा। अब कैल्शियम लेवल को ये ज़्यादा कैसे करता है? पहली बात है ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज देगा कैल्शियम की, एक काम ये करेगा। दूसरा ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जो किडनी टेब्यूल है ब्लड के जरिए वो किडनी टेब्यूल में चला जाएगा और वहाँ से यूरिन में लॉस हो सकता है, तो वहाँ से रीअब्जॉर्ब करना होता है कैल्शियम को, तो ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। या फिर जो बोन होती है वो स्टोर हाउस होती है कैल्शियम की, तो वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन करेगा और वहाँ से कैल्शियम को मोबिलाइज करेगा, बोन से मूव कर जाएंगे ब्लड में आ जाएंगे। तो इस तरह ये 3 मेथड के ज़रिए ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ करवाता है। अब हमने ये देखना है कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज़ कैसे करवाता है। अब जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं एक्सेप्ट विटामिन के, इनका जो इफेक्ट होता है वो हार्मोन लाइक होता है, मतलब ये वर्क करते हैं जस्ट लाइक हार्मोन। जो विटामिन के होता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरह कोएंजाइम के तौर पर ऐड करता है, ठीक है। अब विटामिन डी जो है उसका हार्मोन लाइक इफेक्ट है, तो वो कैसे काम करते हैं हम देखते हैं। अब इसकी एक्टिव फॉर्म जो है कैल्सीट्रायोल कैसे बनी वो हमने सारा देख लिया। ये मिकोजल सेल्स में चले जाएंगे, इंटेस्टाइनल सेल है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है। कैल्सीट्रायोल वहाँ जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियस में चला जाएगा। न्यूक्लियस में प्रोटीन्स पड़ी होती हैं जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स, तो ये इनएक्टिव होती हैं। जैसे ही इनके साथ कैल्सीट्रायोल मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी, ये जीन के साथ मिलेंगी, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन को या तो स्टिमुलेट कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे। लेकिन जैसे ये इसके साथ मिलती है म्यूकोजल सेल्स में तो ये मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करवाती है। तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आएगा और वहाँ पे एक प्रोटीन बन जाएगी जिसका नाम है कालबाइंडिन। अब कालबाइंडिन ऐसी प्रोटीन होती है जो कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करती है और उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देती है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटेस्टाइन का ल्यूमन है,
यहाँ पे डाइट में कैल्शियम मौजूद है, तो काल बाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी ये कैल्शियम को उतना इसके साथ बाइंड करेगी और इसको ट्रांसपोर्ट कर देगी ब्लड में। तो ये समझ लें ब्लड है यहाँ पे। तो इस तरह काल बाइंडिंग जितनी ज़्यादा बनेगी उतना ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। अब काल बाइंडिंग ज़्यादा कब बनेगी? जब कैल्सीट्रायोल ज़्यादा आएगा। तो इस तरह ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवाता है और ब्लड में अमाउंट ज़्यादा करवा लेता है। कैल्सीट्रायोल बोन पे इफेक्ट कैसे करता है ये देखते हैं। बोन जो होती है, एक तो बात है उसके अंदर सेल्स होंगे, ऑस्टियोसाइट्स होंगे, और अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें तो उसके अंदर कोलेजन जो कि फाइब्रस प्रोटीन है वो पड़ी होती है, और उसके साथ हाइड्रोक्सल एपेटाइट पड़ा होता है। कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन है, हाइड्रोक्सल एपेटाइट जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स है जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनता है, PO4 3। इसको हम नाम देते हैं, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है इसको नाम देंगे हाइड्रोक्सल एपेटाइट। अब ये कोलेजन के साथ, जैसे कोलेजन है तो इसके साथ ये इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये अटैच होता है। अब जो हमारे पास विटामिन डी होता है वो इसको ब्रेक करवाता है, ठीक है। जब ब्रेक करवाएगा तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये फ्री हो जाएगा, कैल्शियम अलग हो जाएगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा, और ये मोबिलाइज हो जाएगा टू मूव इनटू द ब्लड, और ये ब्लड में आ जाएंगे इस तरह। अब देखें, एक बात आपने यहाँ पे ज़रूरी समझनी है, जो विटामिन डी है वो डीमिनरलाइजेशन करवाता है, ऐसे ही है, बोन से कैल्शियम को रिमूव करवाता है, और जैसे कैल्शियम बोन से रिमूव होगा तो मतलब जो बोन्स है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब डेफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स हो जाती है। अगर बच्चे हैं तो उसमें रिकेट्स होगी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, और अगर अडल्ट है उसमें फिर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो ऑस्टियोमैलेशिया हो जाएगा। हालांकि विटामिन डी की जितनी डेफिशिएंसी होगी उतनी कम डीमिनराइजेशन होनी चाहिए थी, लेकिन ये बोन्स क्यों कमज़ोर होना शुरू होगी? तो ये अब बात आपने ये समझनी है कि जब विटामिन डी इसको मूव करवाता है तो ब्लड में कैल्शियम भी ज़्यादा होता है और फॉस्फेट भी ज़्यादा होता है, दोनों ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। और बोन में डिपॉजिट उस वक्त कैल्शियम डिपॉजिट होगा जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये कॉम्प्लेक्स उस वक्त बनता है जब ब्लड में कैल्शियम भी ज़्यादा हो और फॉस्फेट भी ज़्यादा हो। अगर ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है लेकिन फॉस्फेट बहुत कम है तो कभी भी कैल्शियम बोन में डिपॉजिट नहीं होगा। ये उस वक्त डिपॉजिट होगा जब कैल्शियम भी ज़्यादा है और फॉस्फेट भी ज़्यादा है, और जब ताकि ये कॉम्प्लेक्स बन सके। इसकी रेशो होती है 2:1, मतलब कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए और फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो फिर ये जो होती है डेपोजिशन होती है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता। जब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो बोन जो होगी वो मिनरलाइज नहीं होगी, तो वीक रह जाएगी। अब जो बच्चे होते हैं उसमें तो अभी जो ओसिफिकेशन है वो भी हो रही होती है, मतलब ओस्टियोसाइट्स आते हैं। अब उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना होता है, लेकिन कैल्शियम डिपॉजिट ही नहीं हो रहा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से सारी की सारी बोन वीक रह जाएगी, और ये इजीली क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी बोन। तो जो बेंडिंग ऑफ बोन है वो रिकेट्स कहलाती है, जो कि बच्चों में होती है। अब अगर ऑस्टियोमलेशिया की बात करें, अब देखें एक बोन है वो मिनरलाइज हो चुकी है पहले, क्योंकि अडल्ट है ना तो उसमें मिनरलाइज हो चुकी है, लेकिन उसमें अब क्या हो रही है कि जो कैल्शियम है वो लॉस होता जा रहा है, डिपॉजिट नहीं हो रहा बल्कि लॉस होता जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम मौजूद है, यहाँ से थोड़ा सा लॉस हो गया है क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इस तरह अब देखिए यहाँ से ये खोखली हो गई है बोन, यहाँ से भी, तो अब ये बेंड नहीं हो सकती, बल्कि जब ये बेंड होने की कोशिश करेगी यहाँ से वीक है तो ये फ्रैक्चर कर जाएगी। तो इसलिए जो ऑस्टियोमलेशिया है इसमें फ्रैक्चर्स होते हैं, और इसमें अगर बात करें तो बेंडिंग ऑफ बोन होती है, बोन बेंड कर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, मतलब रीनल मीन होता है किडनी, ऑस्टियो मतलब बोन, डिस्ट्रॉफी मतलब जो बोन्स हैं वो डिजीज़ हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं। किसकी वजह से? किडनी की वजह से। आपको पता है विटामिन जो डी होता है उसकी एक्टिव फॉर्म बनाने में रीनल का रोल होता है। तो जब रीनल जो किडनी है वो ख़राब हो जाएगी तो जो विटामिन डी है उसकी एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी, जिसकी वजह से बोन पे इफेक्ट आना शुरू होता है, जिसको नाम देते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। अब एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है पीटीएच। पीटीएच भी ऐसे काम करता है जैसे विटामिन डी करता है, लेकिन इसका एक इफेक्ट ये होता है कि ये फॉस्फेट को किडनी में रिमूव करवाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं करवाता। कैल्शियम की तो एब्जॉर्प्शन करवाएगा, रीअब्जॉर्ब करवा लेगा, कैल्शियम को प्रिजर्व कर लेगा, लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है किडनी में। जितना ज़्यादा पीटीएच होगा उतनी ज़्यादा इसकी रिमूवल होगी। तो जब किडनी काम नहीं कर रही तो उस वक्त जो है पीटीएच का किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि किडनी ख़राब हो चुकी है। तो जो फॉस्फेट है वो बॉडी में रिमूव नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा हाइपर फॉस्फेटीमिया, मतलब बॉडी में फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। विटामिन डी काम नहीं कर रहा, एक्टिव फॉर्म नहीं बन रही, इसलिए कैल्शियम बॉडी में कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें हाइपर फॉस्फेटेमिया एंड हाइपो कैल्सीमिया होगा, लेकिन रिकेट्स या ऑस्टिमुलेशन की बात करें तो इसमें हाइपो ही फॉस्फेटेमिया होगा, फॉस्फेट भी कम हो जाएगा और कैल्शियम भी कम हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह फॉस्फेट भी कम हो जाएगा और कैल्शियम भी कम हो जाएगा। अगर बात करें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की, मतलब जो पीटीएच हार्मोन है ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हाइपो मतलब होता है कम होना, पैराथायरॉयडिज्म मतलब जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, पीटीएच की अमाउंट जब कम प्रोड्यूस होगी। अब देखिए जो कैल्शियम का लेवल है जब ये कम होता है और जब फॉस्फेट का लेवल कम होता है, जैसे फॉस्फेट का लेवल कम होगा तो ये डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देता है जाके 1 हाइड्रोक्सीलेज को, तो मतलब विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बनेगी और डीमिनेशन हो जाएगी, फॉस्फेट लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो ये डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट नहीं करता 1 हाइड्रोक्सीलेज को, ये पहले फॉर्मेशन को रहता है पीटीएच की और उसके बाद इसको जाके एक्टिवेट करता है। अब जब बॉडी में ये प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो कैल्शियम लेवल जितना मर्जी कम हो जाए, पीटीएच प्रोड्यूस नहीं होगा और कभी भी 1 हाइड्रोक्सीलेज एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कम होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हाइपो कैल्सीमिया हो जाएगा लेकिन फॉस्फेट लेवल नॉर्मल रहेगा। जब विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होती है तो उस वक्त प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब थ्रस्ट हो जाता है। इसकी रीज़न ये है कि जब विटामिन डी ज़्यादा होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी किडनी से। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए वाटर यूरिन में ज़्यादा लॉस होता है, तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है। आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है, तो लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, भूख ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, प्यास ज़्यादा लगेगी और उसके बाद वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे टॉक्सिसिटीज़ होती हैं। और एक और बात, जब कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा होता है तो ये बोन में तो डिपॉजिट होगा ही होगा, इसके साथ साथ दूसरे जो ऑर्गन है बॉडी के उसके अंदर भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे टॉक्सिसिटी से इफेक्ट आते हैं और जब डेफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया वगैरह होते हैं।